वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं एडवोकेट खुशबू जांगीड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। हमारे देश को आजाद हुए आज 75 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हमारे देश के लोगों की जो सुई है अभी भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर ही अटकी हुई है। हमें इससे बाहर निकलना होगा, तभी हमारा देश जो है असली मायनों में आजाद कहलाया जाएगा। क्योंकि आजादी के बाद में इतना समय हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर के हर चौराहे पर आपको बहस करते हुए मिल जाएंगे। इसके साथ ही यदि मैं यंग एज की बात करूं तो यंग एज के अभी जो टीनेजर बच्चे हैं, टीनेजर जो लोग हैं, 30 से 35 साल 40 साल के जो लोग हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर इतनी ज्यादा बहस करना पसंद करते हैं कि वो अदर चीजों को यहाँ पर निग्लेक्ट कर देते हैं। उनके लिए जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो अभी के टाइम पे प्रायोरिटी बना हुआ है। फिर चाहे हम नुपुर शर्मा का विवाद ले लें या फिर यहाँ पर बीफ को लेकर के बात कर लें, इन सभी में हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया जाता है। इसके साथ ही सभी जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो भी इसी को ही डिस्कस करना ज्यादा जरूरी समझते हैं रेदर देन अदर न्यूज। अब जो बात आई है वो बच्चों में भी आ चुकी है, यानी कि अभी जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो गलत भावनाएं यहाँ पर जो पैदा करी जा रही है लोगों के द्वारा, ये बहुत ही गलत है। शिक्षा एक ऐसा मतलब पावरफुल हथियार है, एक ऐसा पावरफुल सोर्स है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपके पास में एजुकेशन है, आपके पास में अच्छी नॉलेज है, तो आप उसका यूज करके कुछ अच्छा करें अपने इंडिया के लिए, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, ना कि इस हिजाब को लेकर के या फिर इस भगवा को लेकर के यहाँ पर लड़ाई करी जाए। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है कर्नाटक के एक उडुपी गांव में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आखिर ये हिजाब कंट्रोवर्सी है क्या। मैं अपने हर वीडियो में किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ, ताकि आप उस मुद्दे को, आप उस केस लॉ को या फिर आप उस कॉन्सेप्ट को, सेक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ऐसा ही मैं इस केस में भी करूंगी। हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि हिजाब और बुर्का में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यदि आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में समझ भी नहीं पाएंगे कि अपन किस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो हिजाब जो होता है वो सिर्फ मुस्लिम वुमन क्या करती है, जो अपर बॉडी होती है उसी को ही एक स्कार्फ से कवर किया जाता है, उसमें सिर्फ हेड कवर होता है, ना कि पूरी फुल बॉडी कवर होती है। जबकि बुर्का जो कहलाता है वो मुस्लिम वुमन के द्वारा पूरी टॉप टू बॉटम जो है बॉडी कवर करी जाती है क्लोथ के द्वारा, तो उसे कहा जाता है बुर्का। और आज हम बात करने वाले हैं हिजाब के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो केस है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो केस स्टार्ट हुआ था ये कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था, और ये इस साल नहीं, ये पिछले साल अक्टूबर 2021 में ही स्टार्ट हो चुका था। वहां पर हुआ ये था कि एक कॉलेज के अंतर्गत कुछ मुस्लिम लड़कियों ने एंटर होने से वहां पर उनको मना कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि उनका जो दुपट्टा था, उन्हें दुपट्टा ऐसे ना लेकर के उन्हें स्कार्फ के रूप में ले लिया, जिसे हम प्रॉपर हिजाब कहते हैं, और उन्हें वहां पर एंट्री करनी चाहिए। लेकिन वहां पर स्कूल प्रबंधक ने, कॉलेज प्रबंधक ने वहां पर मना कर दिया उन लड़कियों का एंटर करने से। इसके बाद में ये मामला जो था वहां पर ही शांत हो चुका था, इसलिए ये मीडिया में इतना उछला नहीं, यहाँ पर मीडिया में इन लोगों ने कवर नहीं किया। लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि अक्टूबर के बाद में एक बार फिर से 31 दिसंबर 2021 को ही वही लड़कियां वापस से डिमांड करती है, वहां पर मांग करती हैं कि हम हिजाब पहन करके ही कॉलेज आना चाहेंगी, हमें प्लीज एंट्री दी जाए। यहाँ पर पीयू जो गर्ल्स कॉलेज है वहां पर जो है उन लड़कियों को मना कर दिया गया एंट्री देने से। इसके बाद में कॉलेज प्रबंधक ने उनकी जो लड़कियां थी उनकी फैमिली को कॉलेज में बुलाया ताकि उनसे बातचीत कर सके। उनकी फैमिली जब जनवरी में गई कॉलेज, लेकिन वहां पर मामला बात से नहीं सुलझा। वहां पर लड़कियों के पेरेंट्स ने भी यही कहा कि हमारी जो बच्ची है वो हिजाब में ही आना चाहेंगी, आप हिजाब में उनको एंट्री दे तभी वो पढ़ाई कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कॉलेज प्रबंधक ने मना कर दिया। अब आपको ये बात तो पता होगी कि हर एक एक्शन का रिफ्लेक्शन जरूर होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जब मुस्लिम लड़कियों ने डिमांड करी हिजाब पहन करके कॉलेज में आने की, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के ही बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में जो हिंदू लड़के और लड़कियां थी उन्हें डिमांड करी कि हम भी भगवा कलर का स्कार्फ लेकर के स्कूल में एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है मुद्दा बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम का सामने आ गया, क्योंकि ये जो हिंदू थे ये नारे लगाने लग गए जय श्री राम के और भगवा कलर के, और यहाँ पर जो है मुस्लिम लड़कियों ने डिमांड कर दी कि हिजाब नहीं तो किताब नहीं।
और यहाँ से ही हिजाब नहीं तो किताब नहीं का जो स्लोगन है ये कर्नाटक से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर उन लड़कियों की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हम स्कार्फ पहन करके ही स्कूल जो है कॉलेज आना चाहती है, और हमने किसी भी यूनिफॉर्म का, हमने किसी भी कॉलेज यूनिफॉर्म का यहाँ पर जो है वायलेशन नहीं किया, क्योंकि जो कॉलेज यूनिफॉर्म के डेकोरम में लिखा हुआ था कि जो चुन्नी है वो आपको लेनी पड़ेगी, तो उन्हें चुन्नी यहाँ पर ऐसे ना लेकर के उन्हें सिर्फ यहाँ पर पे स्कार्फ के तौर पर यहाँ कवर करना चाहा, और कवर करके वो एंट्री मांग रही थी। लेकिन यहाँ पर उन कॉलेज प्रबंधक ने उन सभी को मना कर दिया। अब यहाँ पर इसे देख करके ऐसा लगता है कि जो बच्चों की जो जान पहचान करी जाएगी आने वाले समय में, वो सिर्फ पहनावे को देख करके ही करी जा सकती है कि ये इसने हिजाब पहन रखा है तो ये मुस्लिम है, इसने भगवा कलर पहन रखा है तो ये हिंदू है, इसने पगड़ी पहन रखी तो ये सिख है। हम इस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके पहनावे से। तो ये कहाँ तक सही है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपना स्कूल का एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं जब भी स्कूल जाती थी, किसी भी नए स्कूल में या फिर किसी भी कोई फ्रेंड जो है स्कूल के अंदर अगर नए एडमिशन लिए जाते थे, तो उनसे हम ऐसी बात करते थे कि तुम्हारा नाम क्या है। हमने कभी भी जाति से या फिर हमने कभी भी कपड़ों से यहाँ पर कभी किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, क्योंकि हमें हमारे घर में यही सिखाया जाता है और हमारे स्कूल में भी यही सिखाया जाता है कि सभी को समानता का अधिकार है, सभी यहाँ पर एक समान है। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी को देख करके ऐसा लगता है कि इंडिया हमारा बहुत जल्दी जो है दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। लेकिन इससे अलग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड सेक्युलर, जिसे हम हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कि हम सभी को, सभी धर्मों को जो है यहाँ पर समान रूप से समानता दी गई है। यहाँ पर किसी भी अलग किसी भी धर्म को लेकर के यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी गई है। यहाँ पर कानून की नजरों में सभी धर्म जो है समान है। और इसके साथ ही हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, 16 और 19, ये सभी बात करते हैं इक्वेलिटी की, यानी कि सेक्युलरिज्म की। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और यहाँ पर आर्टिकल 15 बात करता है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसका किसी भी कलर का हो या फिर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। इसी तरीके से आर्टिकल जो 16 है वो भी यही बात करता है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके जेंडर को लेकर के, उसके कास्ट को, उसके कलर को, उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के, उन सभी को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी जॉब में है जो है वहां पर समानता दी जाएगी। किसी को भी यहाँ पर कैटेगराइज नहीं किया जाएगा कि तुम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो तुम्हें यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, तुम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो SC ST तो तुम्हें यहाँ पर जो है हम लास्ट प्रायोरिटी देंगे। ऐसा यहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रोहिबिट किया है, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 25 जो कि बात करता है कि आप अपनी मर्जी से, आप जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। आप पर यहाँ पर ये कोई जबरदस्ती नहीं करी जा सकती कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बात करता है सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की। और इसके साथ ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें भी यही बात कही हुई है कि हमारा देश जो है वो सेक्युलर कंट्री है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कर्नाटक के इस केस के बारे में। कर्नाटक के इस केस में पिटिशनर के क्या आर्ग्यूमेंट रहे, गवर्नमेंट की साइड से क्या आर्ग्यूमेंट्स रहे, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पिटिशनर यहाँ पर वो लड़कियां हैं जिनको हिजाब पहनने से रोका गया है, और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इसको, ये जो केस है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट करे हैं। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को अपन समझते हैं कि लास्ट में इनका क्या कंक्लूजन निकला है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या डिसीजन दिया है, वो भी हम यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर पिटिशनर का सबसे पहला आर्ग्यूमेंट रहा कि जो हिजाब है ये ERP यानी कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है, हमारे इस्लामिक के अंतर्गत। तो हमें यहाँ पर हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए कॉलेज में। इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट करे कि हिजाब जो है इस्लाम धर्म के अंतर्गत एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हिजाब को यहाँ पर कॉलेज में बैन करना ही सही है। इसके बाद में पिटिशनर ने यह आर्ग्यूमेंट दिया कि यदि हमें हिजाब पहनने से यहाँ पर रोका जा रहा है और हमें 3-4 बार यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई कॉलेज के अंतर्गत, तो ये हमारे आर्टिकल 19(1)(a), इसके साथ ही आर्टिकल 25 का वायलेशन हुआ है। आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है, ये बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, यानी कि हम हिजाब पहन करके हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हम इस्लामिक धर्म के हैं, हमारा जो है हमें हिजाब पहनने से यहाँ पर रोका गया है, तो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। इसके साथ ही आर्टिकल 25 जो कि बात करता है कि आप
फ्री हैं, आपका राइट है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारे रिलीजियस को फॉलो करने से रोका जा रहा है, इस वजह से हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया कि हिजाब इज नॉट कवर अंडर आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला दे करके ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन हुआ, क्योंकि हिजाब डज नॉट कवर अंडर आर्टिकल 19(1)(a। ये था गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट। इसके बाद में यहाँ पर पिटिशनर ने और भी आर्ग्यूमेंट दिए कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं जो कि रन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर भी स्कूलों में जो है हिजाब को बैन नहीं किया गया है। तो फिर आप हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट की जो कॉलेज है वो हमें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर इंडियन आर्मी जो होती है, इंडियन आर्मी में सिख जो अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ पर आर्मी में, उन्हें यहाँ पर टर्बन यानी कि जिसे हम पगड़ी कहते हैं हिंदी में, पगड़ी पहनने की अनुमति दी गई है। पगड़ी पहनने से उन्हें नहीं रोका जाता है। तो जब उन्हें यहाँ पर अपने रिलीजियस को फॉलो करने की फ्रीडम है, तो हम मुस्लिमों को यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है 2 केसेस कोर्ट किए, जो कि एक 1954 का है शिरूर मठ केस। इसमें क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी धर्म की जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है सिर्फ उसी को ही हम प्रिजर्व करेंगे, बाकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है उन्हें हम साइड करेंगे। यानी कि जब हम बात करें ये इंडियन आर्मी का जो केस है, यहाँ पर सिख को यहाँ पर जो है टर्बन पहनने की अनुमति दी जाती है। यानी कि यहाँ पर जो टर्बन है ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है सिख कम्युनिटी में। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसे प्रिजर्व किया गया है और इसे इंडियन आर्मी के जो है इंडियन आर्मी के जो लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर सिख लोगों को पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने एक और केस को यहाँ पर कोर्ट किया, जो IAF मुस्लिम एयरमैन केस है 2016 का। इसमें ये हुआ था कि जो मोहम्मद जुबैर है ये इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत अपॉइंट किया गया। अपॉइंट होने के बाद में जो मोहम्मद जुबैर को ये कहा गया है कि आपको अपनी बियर्ड यानी कि आपको अपनी दाढ़ी यहाँ पर काटनी पड़ेगी, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने अपनी दाढ़ी काटने से मना कर दिया, जिसके बाद में इंडियन एयरफोर्स से इसे बर्खास्त कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पर रिट पिटीशन लगाई और इसका जो डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मोहम्मद जुबैर है उसको इंडियन एयरफोर्स ने सही निकाला है, क्योंकि जो दाढ़ी रखना है इस्लामिक धर्म के अंतर्गत ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर जो है मोहम्मद जुबैर ने यदि अपनी दाढ़ी कटवाने से मना किया है और वो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसे प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो इंडियन एयरफोर्स है उनने यहाँ पर मोहम्मद जुबैर को जो बर्खास्त किया है वो सही किया है। तो इन दोनों केसेस को देखते हुए यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लास्ट में जो उनके पास में क्वेश्चंस आए वो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि वेदर वेयरिंग हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 और नॉट। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता है हिजाब इस्लामिक धर्म के अंतर्गत, तो फिर ये जो आर्टिकल 25 है इसके अंतर्गत ये प्रोटेक्टेड नहीं माना गया है। इसीलिए ये कहा कि जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा। हिजाब इज डज नॉट कवर अंडर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, तो हिजाब को यहाँ पर बैन जो किया है वो सही किया है। यहाँ पर जो स्कूल जो कॉलेज प्रबंधक है उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वेदर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म इज वायलेटिव ऑफ एनी राइट्स। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी जो है राइट का वायलेशन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म डज नॉट वायलेट एनी राइट। स्कूल यूनिफॉर्म इज ओनली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल विच स्टूडेंट्स कैन नॉट ऑब्जेक्ट इट। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जो है दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं इस चीज में। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि राइट टू वियर एनी क्लोथ इज अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि उन सभी मुस्लिम लड़कियों ने ये कहा कि हमें यहाँ पर हिजाब पहनने से रोका गया है, तो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस क्वेश्चन को अभी तक डिसाइड नहीं किया है और इससे रिलेटेड हमारे पास्ट में भी राइट टू वियर एनी क्लोथ से रिलेटेड जो है कोई भी पर्टिकुलर केस लॉस नहीं है। तो अभी इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, इसका आंसर अभी
जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि ये जो राइट टू वेयर एनी क्लोथ इज कवर अंडर फंडामेंटल राइट और नॉट। अभी तक हमारे इंडिया में क्या पैटर्न फॉलो होता है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू वेयर यू कैन वेयर इट, if it is different from others we will stare at you, and if it is a nuisance we will react to it। गवर्नमेंट ऑल्सो फॉलोज द सेम पॉलिसी। इसी की वजह से हमारे इंडिया में अभी तक कोई भी पर्टिकुलर लॉ नहीं है कपड़ों से रिलेटेड, और ना ही कोई पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जो चाहे आप पहन सकते हो, हम आपको कोई भी कुछ भी बॉदर नहीं करेंगे, हमको देखेंगे नहीं। लेकिन यदि ये किसी अलग किसी व्यक्ति से डिफरेंट लगेगा हमें, तो हम आपको घूरेंगे, और यदि हमें कुछ बहुत ही अटपटा लगेगा तब हम जाकर के रिएक्ट करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती है, हमारी गवर्नमेंट यही करती है कि जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता, जब तक कुछ उससे रिलेटेड यहाँ पर क्राइम नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर पार्लियामेंट भी कोई कानून नहीं बनाती है, गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन नहीं लेती है। सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा जो हिंदुस्तान है वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर के ही अटका हुआ है। यदि ऐसे ही हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अड़े रहते तो शायद वो आज हमारे इंडिया के मिसाइल मैन नहीं कहलाते। और यदि मैं पर्सनली बात करूं तो ये जो हिजाब है वो बहुत सारी लड़कियां पहनना ही नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी उनके जो है घर से ये कल्चर चला आ रहा है, उनके पेरेंट्स उनको ये सिखाते हैं कि हिजाब ही पहनना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये लड़कियां जो है इन्फ्लुएंस्ड है कि हिजाब नहीं तो किताब नहीं। उनके लिए हिजाब की अभी वैल्यू कहें तो यहाँ पर, और एजुकेशन की वैल्यू यहाँ पर है। लेकिन यदि इस केस की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन क्या काम कर रही है, एजुकेशन हम सभी को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रही है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर लड़ते ही थे, लेकिन अब जो घर के जो बच्चे हैं, जो अभी जो न्यू जनरेशन अभी आई है, वो भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर के इतने ज्यादा लड़ रहे हैं और इतनी ज्यादा उनको प्रायोरिटी दी जा रही है कि उनके लिए एजुकेशन यहाँ पर एकदम नीचे है और हिजाब एकदम ऊपर है। वैसे इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है मेरे अकॉर्डिंग कि हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला देना चाहिए। क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो इन सभी जो हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग जो कानून बने हुए हैं, जो अलग अलग चीजें बनी हुई है, वो सभी मिलकर के एक कानून बन जाएगा, और तब शायद हमारा इंडिया जो अभी दो पार्ट में डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है हिंदू मुस्लिम, वो शायद मिलकर के एक हो जाए। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एकता में ही भलाई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम अलग है, इसलिए इंडिया जो है अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। अभी भी बहुत सारा डेवलपमेंट बाकी है, लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और ऐसे हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर ही हम सभी सारे दिन ऐसे डिबेट करते रहेंगे, तो शायद हमारा इंडिया जो है कभी भी आने वाले समय में डेवलप नहीं हो पाएगा। तो क्या इंडिया आपको सच में ये सेक्युलर कंट्री लगता है? मुझे तो अभी भी ट्रूली सेक्युलर तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन हमारे प्रियम्बल में ये कहा गया है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बट सेक्युलर नहीं है। यदि हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तब शायद मैं ये कह पाऊंगी कि हमारा इंडिया इज बिकम अ ट्रूली सेक्युलर कंट्री। क्योंकि अभी भी हिंदुओं को लेकर के अलग कानून बने हुए हैं, मुस्लिम को लेकर के अलग कानून बने हुए हैं। इसी वजह से जो हमारे आजकल के बच्चे भी हैं वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को ज्यादा प्रायोरिटी देना समझते हैं। आप इस हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने आज के वीडियो में आपके सामने ऑनरेबल हाई कोर्ट के यहाँ पर क्या जजमेंट रहा, यहाँ पर क्या डिसीजन रहा, उसके बारे में आपके सामने डिस्कशन किया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या इसके बारे में गाइडलाइन निकालता है या फिर क्या इसका जजमेंट रहता है, वो भी मैं आपके साथ में आने वाले वीडियोस में शेयर जरूर करूंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।